नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बिटवीन रिलेशन डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कैलकुलेट किया था। तो आइए आज की क्लास में अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाप्लास एंड पाइसन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालते हैं एंड पॉइसन इक्वेशन। तो लाप्लास और पाइसन इक्वेशन क्या होती हैं बच्चों, आइए समझते हैं। पहले अपन समझेंगे इसको। आपने बच्चों गॉस लॉ पढ़ा है, तो अपन ने गॉस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म की बात की थी और कुछ इस प्रकार से आपने गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म लिखा था, रो ऑफ आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन डिफाइन किया था और आपने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी। कुछ इस प्रकार से लिखा था। दोनों इक्वेशन आपको दिखाई दे रही हैं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, तो डाइवर्जेंस लिखेंगे, साथ में माइनस डेल वी लिखा आपने और रो आर अपॉन एप्सिलॉन नोट किया। यहाँ पे चार डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप प्राइम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दिया आपने। तो यहाँ पे डेल डॉट डेल जो होता है लाप्लासियन ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं कि डेल डॉट डेल जो होता है बच्चों, इसको डेल स्क्वायर लिखा जाता है और इसे आप लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते हैं। डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन आपने एप्सिलॉन नोट लिख दिया, इस माइनस साइन को इधर लिख देते हैं। दैट मीन्स डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस रो आर अपॉन एप्सिलॉन नोट आपने लिख दिया बच्चों। तो जो ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इस इक्वेशन को आप पॉइसन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दिस इज योर पॉइसन इक्वेशन। ओके, अगर बच्चों किसी रीजन के लिए आपने डिफाइन किया है, उस रीजन के लिए अगर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जीरो कर दी जाती है, तो आइए, दैट मीन्स डेल स्क्वायर वी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जीरो कर दी, दैट मीन्स डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू जीरो आ जाता है और इसे आप लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है, ये आपकी लाप्लास इक्वेशन कहलाती है बच्चों। तो इस प्रकार से अपन स्टेप बाय स्टेप इनको लिख लेते हैं। तो हेडिंग आपने डाल लिया है, वन बाय वन करते हुए इनको नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, सिंस वी नो दैट द differential form of गॉस लॉ। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से बच्चों आप लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। ओके, द रिलेशन बिटवीन the relation between electric field and electric potential
तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में जो रिलेशन होता है ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी होता है, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बच्चों यहां से इक्वेशन 2 से वैल्यू यहां पे पुटअप कर सकते हैं, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ माइनस डेल वी इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। कुछ इस प्रकार से आपने लिख दिया, माइनस यहाँ पे आपने बाहर निकाल लिया, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू आपने रो अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख दिया। इस माइनस का ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, दैट मीन्स डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाता। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसे आप पॉइसन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन 3 इज नोन एज पॉइसन्स इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? इफ अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 0 कर देते हैं। जब चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देन जो आप डेल स्क्वायर वी लिखेंगे बच्चों, उसे आप यहाँ पे 0 के इक्विवेलेंट लिखेंगे। इफ द चार्ज डेंसिटी, if the charge density is 0, then del square v is equals to 0, and this is your equation number। बच्चों मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे जो आपने डेल स्क्वायर लिखा है ये एक लाप्लासियन ऑपरेटर है। क्लियर है? जिसे आप डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर की फॉर्म में लिखते आए। इस प्रकार से आपने लिख दिया। यहां पे लिख दीजिए इक्वेशन 4 इज नॉन एज लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेंगे बच्चों। नोट कीजिए एज इट इज। फिर अपन एक बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन, जो कि यूनिवर्सिटी में काफी बार पूछा गया है। हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स आपने लिख लिया होगा
एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल satisfy Laplace equation and Poisson's इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना है बच्चों, और जब आप एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो वहां पे फिर आप डेल स्क्वायर वी की वैल्यू लिखेंगे, और डेल स्क्वायर वी की वैल्यू एक बार तो आपको जीरो लानी है। जब डेल स्क्वायर वी की वैल्यू बच्चों जीरो आ जाएगी तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो लाप्लास इक्वेशन का फॉलो करता है। और जब वैल्यू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगी तब आप कहेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो पाइसन इक्वेशन का फॉलो करता है। किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं बच्चों। एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर लेते हैं इस प्रकार से, जैसा कि आप करते आए हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पे आप इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दीजिए, और यहाँ पे आप वॉल्यूम एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम एलिमेंट डीटो प्राइम है और इसकी पोजीशन जो है आर प्राइम। आर प्राइम वेक्टर है। इस प्रकार से आपने लिखा। इसी पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से आपने स्मॉल आर वेक्टर बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो आर वेक्टर होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी जाहिर सी बात है आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर लिखी जाएगी। तो ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और प्रीवियस क्लास में ही आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले अपन एक वॉल्यूम चार्ज कंस्ट्रक्ट करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेट लेट अस कंसीडर अ वॉल्यूम element. Let us consider a volume element Tito prime at position R prime vector. Okay, and the distribution of charge and the distribution of charge is continuous with charge density rho r prime. Okay, then potential at point P। तो बच्चों आपने एक वॉल्यूम एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया जिसका पोजीशन आर प्राइम है। वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम में डिटो प्राइम दिया हुआ है, और यहाँ कहीं पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो लिखते हैं बच्चों, जो V ऑफ R होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इस प्रकार से लिखा आपने, इंटीग्रेशन रो आर प्राइम डीटो प्राइम अपॉन आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कुछ इस प्रकार से आपने यहाँ पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख दिया बच्चों, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि अपन जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो स्टैटिक चार्ज के लिए चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो अब इस पे आपको डेल स्क्वायर ऑपरेट करना है, लाप्लासियन ऑपरेटर ऑपरेट करना है, और आपको प्रूव करना है कि ये लाप्लास और पाइसन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट वेट कीजिएगा, कोई अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लाप्लासियन ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि पाइसन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, साथ ही साथ लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना काम होगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर ऑपरेट करते हैं। देन डेल स्क्वायर P इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर प्राइम डीटो प्राइम डेल स्क्वायर 1/r वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा और आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लियर बच्चों? यहां पे अपन क्या करते हैं बच्चों कि जो आपने एलिमेंट कंसीडर किया है उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने जो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है इसको यहीं पे ओरिजिन पे ही रख देते हैं, दैट मीन्स आर प्राइम की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो लिख देते हैं यहां पे, इफ द वॉल्यूम एलिमेंट is at origin, then r prime is equals to 0। क्लियर हो गया बच्चों? देन डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा आपने, यहां पे रो r लिखेंगे, डीटो लिखेंगे, साथ ही साथ डेल स्क्वायर 1/r लिख देंगे। क्लियर हुआ? इसे आप इक्वेशन दे दीजिए। ठीक है, आपने एक इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया है, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब डेल स्क्वायर 1/r के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज बनाए रखेंगे क्योंकि आपको डेल स्क्वायर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन, दिस पोटेंशियल सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, और दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोड आ जाती है, दैट मीन्स दिस पोटेंशियल सेटिस्फाई पाइसन इक्वेशन। ओके, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों डेल स्क्वायर 1/r की। सिंस आप जब डेल 1/r की बात करते हैं बच्चों, जब डेल 1/r की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो इसकी जो वैल्यू आती है माइनस r कैप अपॉन r स्क्वायर आती। ठीक है, मैंने आपको डेल ऑपरेटर की वैल्यू स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताई थी, किसी को नहीं आती तो कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए। जो डेल की वैल्यू होती है r कैप डेल ओवर डेल r प्लस थीटा कैप अपॉन r डेल ओवर डेल थीटा प्लस वाई कैप अपॉन r साइन थीटा डेल ओवर डेल फाई, कुछ इस प्रकार से लिखी जाती हैं बच्चों। और यहाँ पे इस डेल ऑपरेटर पे आप 1/r को ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑपरेट कर देते हैं,
तो यहाँ पे थीटा केप है, इधर फाई केप है, तो यहाँ पे 1/r है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में होगा, जबकि आपका जो फंक्शन है केवल और केवल r पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों की वजह से डेरिवेटिव 0 आएगा। और यहाँ पे जब आप डेल 1/r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो r केप डेल ओवर डेल r, और यहाँ पे 1/r आ जाता है बच्चों। और जब आप 1/r का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे माइनस r केप इंटू 1/r स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस r केप अपॉन r स्क्वायर। यही आपने यहाँ पे लिखा है। कोई स्टूडेंट चाहे तो अलग से लिख सकता है, वहां जब आप एग्जाम में लिखे तो आपको ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। और आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर रहेगा। उससे भी आगे भी एक और टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसे आपको कार्टेशियन से बता देंगे, ठीक है। आइए बच्चों, डेल 1/r की वैल्यू आपने माइनस r केप अपॉन r स्क्वायर लिख दी। आगे बढ़ते हैं, और जब आप इससे यहाँ पे डाइवर्जेंस डिफाइन किया जाता है, डाइवर्जेंस डेल 1/r की आप बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे r केप अपॉन r स्क्वायर लिखा हुआ है। r केप एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को जो लिखने का तरीका होता है, r वेक्टर अपॉन r, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, दैट मीन्स माइनस r वेक्टर अपॉन r क्यूब की आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। जब आपने डेल 1/r कैलकुलेट किया, उसका आपने डाइवर्जेंस लिया, तो कुछ इस प्रकार से यहां पे लिख देते हैं, डेल डॉट माइनस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों, माइनस को आगे ले आते हैं, तो डेल स्क्वायर 1/r की जो वैल्यू होगी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r क्यूब होगी, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। आइए बच्चों, r वेक्टर अपॉन r क्यूब का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। फिर एक साथ ही मैं इसे नोट करवा दूंगा बच्चों। देन डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r क्यूब, इस प्रकार इसका आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। एक बार थोड़ा साइड में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे r वेक्टर अपॉन r क्यूब लिखा हुआ है, और r वेक्टर को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जब यहाँ पे आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आप लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। एक सिंपल सी चर्चा कर रहे हैं डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंस पे कोई विशेष बात नहीं करेंगे। जो अपना यहाँ पे काम आने वाला है वो टर्म्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ऑपरेट कर दीजिए। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट एक्स होगा, जे कैप का कोफिशिएंट ए वाई होगा बच्चों, और के कैप का कोफिशिएंट ए जेड होगा। क्लियर है? तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं, डेल ओवर डेल एक्स। इसको जब आप ओपन करेंगे बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, डेल ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ये हटा देते हैं इसे, प्लस डेल ओवर डेल वाई वाई अपॉन आर क्यूब प्लस डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पे आप लिखेंगे जेड अपॉन आर क्यूब। कुछ इस प्रकार से इसे आप ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही करके बता देते हैं आपको। तो आइए बच्चों, डेल ओवर डेल एक्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते, सिंस एक्स अपॉन आर क्यूब की वैल्यू लिखते हैं, बाकी की सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो सबसे पहले आप 1/r क्यूब को लेफ्ट कर देंगे,
और x का डेरिवेटिव करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब आप x को लेफ्ट करेंगे तो आपने x को लेफ्ट कर दिया और 1/r³ का डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे डेल और डेल r 1/r³। ठीक है, तो इसे r की पावर -3 लिखा जा सकता है, 1/r³ प्लस x r की पावर -3 लिखा जाएगा और यहाँ पे -3 आपने लिख दिया r की पावर, यहाँ पे आप -3 -1 r की पावर -4 बनेगा और फिर यहाँ पे डेल r, यहाँ पे बच्चों x है, ये इसके रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये x है और फिर आप r का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में और डेल r अपॉन डेल x की जो वैल्यू होती है बच्चों वो x अपॉन r होती है, इधर बता देते हैं। r बराबर जो होता है बच्चों x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 होता है। एक सेकेंड, x² प्लस y² प्लस z² इस प्रकार से होता है। और जब आप डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो 1/2 x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 -1 -1/2 हो जाता है। अब इस टोटल टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाता है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो x यहाँ पे बच जाता है और यहाँ पे पावर -1/2 अपॉन में जाएगा तो r बन जाता है, x अपॉन r। तो मैंने एज इट इज लिखा है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो 1/r³ आ गया बच्चों, यहाँ पे -3x², r नीचे जाएगा तो r की पावर 5 बन जाता है। डेल ओवर डेल x, x अपॉन r³ का आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली डेल ओवर डेल y, y अपॉन r³ की बच्चों जब अपन बात करते हैं तो एज इट इज 1/r³ यहाँ भी लिखा जाएगा, -3 यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे -3y² अपॉन r की पावर 5 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और डेल ओवर डेल z की बात करते हैं बच्चों। z ओवर r³ यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1/r³ लिखा हुआ है, -3 z² अपॉन r की पावर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब तक बच्चों आप 5 इक्वेशन दे चुके हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6 इन कंबाइंड फॉर्म। तीनों को एक साथ आपने इक्वेशन दे दिया और इक्वेशन 5 को देखते हैं बच्चों। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। ये जेड एक सा ही बना लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे थे बच्चों आर वेक्टर अपॉन r³ का। वैल्यू पुटअप करते हैं, तीनों का ऐड कर देते हैं तो 3/r³ आ जाता है, 3/r³ आ जाता है। 1/r की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं आप और 3 को भी आप कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² आ जाता है। ठीक है बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन आपने r³ लिख दिया। कुछ इस प्रकार से लिख दिया, यहाँ पे ये r² को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स 3r³ माइनस 3 अपॉन r की पावर 5, ये r² है तो ये 3/r³ बन गया, ये 3/r³ है एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r³ इज इक्वल्स टू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। तो बच्चों जब इक्वेशन नंबर 7 को आप देखते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में आपने भाई आपने डेल स्क्वायर
सॉरी, आपने इक्वेशन दिया हुआ है, शायद थर्ड दिया हुआ है। ठीक है, आपने इक्वेशन नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों। तो डेल स्क्वायर 1/r, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू माइनस डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब है। तो इक्वेशन 2 का सहारा लेंगे अपन, इक्वेशन 4 का हेल्प लेंगे। इक्वेशन 2, 4 एंड 7 फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 and 7, the value of del square v is equals to 0, and that is your equation number 8। ठीक है बच्चों, and that is your equation number 8। तो इक्वेशन नंबर 8 को देख के आप बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, it is clear from equation 8 that electrostatic potential satisfy Laplace इक्वेशन। ठीक है, तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बच्चों। बट अगर बच्चों आप इक्वेशन नंबर 4 को बड़े ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे आप पहले समझिएगा, यहाँ लिख बाद में लेंगे, पहले समझिए। चलो 7 को, इक्वेशन नंबर 7 की ही बात कर लेते हैं। आपने बच्चों यहाँ पे डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया इस फंक्शन का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब का। अगर इस फंक्शन को आप बड़े ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू 0 रख देते हैं तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आपने जो डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू 0 है ये मान लिया, बट वेयर आर नॉट इक्वल टू, मतलब आर ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये जो आपने रिलेशन कैलकुलेट किया है, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर आप आर बराबर 0 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, दैट मीन्स आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आर नॉट इक्वल टू 0 है तब कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फंक्शन डिफाइन होगा, और जब आप इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो डाइवर्जेंस की जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी। बट अगर आप r बराबर 0 को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इस डाइवर्जेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पहले यहां तक नोट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले 1 मिनट स्टेटमेंट कंप्लीट कर देते हैं। It is clear from equation 8 that electrostatic potential satisfy Laplace equation, but the function is the function r vector upon r cube is valid या is defined, इसे लिखिए, is defined for r not equal to 0। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरुआत से एक बार लाप्लास इक्वेशन जो आपने सेटिस्फाई कराई है यहां तक लिख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसको पूछा गया है।
तो इक्वेशन नंबर 8 तक आपने लिख लिया होगा बच्चों, थ्योरी लिख लीजिए। तो आर नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जब आप उसका लाप्लासियन ऑपरेटर पे ऑपरेट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। दैट मीन्स ये लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करते हैं। सो 8 आर बराबर 0, तो 8 आर बराबर 0, वी हैव टू यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, तो बच्चों जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती हैं कुछ इस प्रकार से लिखी जाती हैं। क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी टू। कुछ इस प्रकार से आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखी जाती हैं। और यहां पे ए वेक्टर, चूंकि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डीटो। आपका इंटरेस्ट डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने में है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया क्लोज इंटीग्रल, और ए वेक्टर की वैल्यू आप लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डॉट, यहाँ पे आप लिखेंगे डीएस वेक्टर। ओके बच्चों, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पे यूज लिख करेंगे अपन, और यहाँ पे एरिया एलिमेंट की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डीटो इज इक्वल्स टू, इस प्रकार से आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था हो गया। ये देख लीजिए, इस प्रकार से कोई सिस्टम है, मान लेते हैं कि स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। नो प्रॉब्लम सर, इसके लिए आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर रेडियस का आपने स्फीयर लिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी डिफाइन होगा, और इस सरफेस के अंदर आपका आर बराबर 0 भी पॉइंट इंक्लूडेड है। तो बच्चों, जब आप इसकी सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस के एवरी पॉइंट पे, स्फीयर की सरफेस के एवरी पॉइंट पे रेडियस कांस्टेंट होगी, और रेडियस कांस्टेंट होगी तो इसके लिए जब आप एरिया एलिमेंट डिफाइन करेंगे डीएस आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप, कुछ इस प्रकार से लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन यहां पे रखेंगे बच्चों, और यहाँ पे भी कैपिटल आर हो जाएगा, साथ में आर कैप आएगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब को आप आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आर कैप लिखा, साथ में कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया, डॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, साथ में आर कैप आ जाता है। आर कैप डॉट आर कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। देन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डी टो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए बच्चों, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। आप सरफेस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा। थीटा की जो लिमिट होती है स्फीयर के केस में 0 से पाई लगती है बच्चों, फाई की जो लिमिट होती है वो 0 से 2 पाई लगती है। क्लियर है? आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े होंगे बच्चों। यहाँ पे जब इस टोटल टर्म की आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पहले फाई की बात करते हैं, इसकी वैल्यू 2 पाई आ जाती है, क्योंकि डी फाई का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई आएगा, लिमिट लगा देंगे 0 से 2 पाई तो वैल्यू 2 पाई आ जाती है।
साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे माइनस का कोस थीटा आएगा, लिमिट 0 से पाई लगेगी, ठीक है। तो 2 पाई, यहाँ पे माइनस साइन पहले से ही है, कोस पाई की वैल्यू लिखते हैं, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस साइन आपने बाहर कॉमन ले लिया, कोस पाई की वैल्यू माइनस होती है, माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होगी। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ये -2 -1 +2 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई r vector upon r cube d2. This is your equation number 9. बच्चों जब आपने डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब का वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिया तो इसकी वैल्यू 4 पाई आ रही है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसकी कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन हो। भाई ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात की है और उसमें r बराबर 0 को भी इंक्लूड कर लिया है। तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब यहाँ पे आपने जो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r क्यूब लिखा हुआ है, इसका कोई ना कोई ऐसा वैल्यू डिफाइन होगा जिससे उसका इंटीग्रेट करने पे 4 पाई वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई फंक्शन आया होगा। तो बच्चों आइए वो क्या फंक्शन है। एक ऐसे फंक्शन की बात करते हैं जो केवल x बराबर 0 या r बराबर 0 या इन जनरल बात कहे तो केवल एक ही पॉइंट पे डिफाइन होता है, अदरवाइज 0 होता है। तो आपने डिराक डेल्टा फंक्शन का नाम सुना होगा बच्चों। जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है केवल एक ही पॉइंट पे डिफाइन होता है। जैसे x बराबर 0 की आप बात कर रहे हैं तो x बराबर 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, अदरवाइज उस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो इसे आप डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं, डेल्टा फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जो डिराक डेल्टा, अगर इसके 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो इसको डेल क्यूब आर से लिख दिया जाता है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए व्हाट इज द डिराक डेल्टा फंक्शन। और डिराक डेल्टा फंक्शन की बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इसका अगर आप यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है डेल क्यूब आर, डीटो की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये 3 डायमेंशन में आप बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशन में बात कर लेते हैं बच्चों। तो डेल एक्स dx जो होता है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, बशर्ते जो आप इंटीग्रेशन की लिमिट लगा रहे हैं उस इंटीग्रेशन की लिमिट में आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, वो पॉइंट डिफाइन होना चाहिए। तो डिराक डेल्टा की बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज का। जो जो अपने लिए यूजफुल होगी उनको मैं आपको बता देता हूं। और एफ ऑफ एक्स और आप डेल एक्स dx की जब बात करते हैं बच्चों, होल स्पेस के लिए जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पे जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो x बराबर 0 पे डिफाइन है। और जब ये x बराबर 0 पे डिफाइन है तो इस ओवरऑल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो f ऑफ 0 होगी। कुछ इस प्रकार से आप डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज ये बच्चों डिराक डेल्टा फंक्शन की, ठीक है, जो अपने यहाँ पे काम आने वाली है। तो लिखते हैं इक्वेशन 9, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल if divergence of r vector upon r cube is equals to -4 पाई, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 4 पाई डेल क्यूब आर। इस प्रकार से जब आप लिखे तभी ये इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है।
तो आपने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है बच्चों, आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे साथ के साथ ही लिख देते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट, यहाँ पे आप लिखेंगे एफ ऑफ आर, डेल क्यूब आर की जो वैल्यू होती है यहाँ पे d3r लिख दीजिए या d2 लिख दीजिए, एज योर विश। ऑल स्पेस की बात करते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बच्चों ये डिराक डेल्टा फंक्शन की, तो इसे आप एफ ऑफ 0 लिखेंगे। क्लियर है? इस प्रकार से तो इसको इक्वेशन नंबर 10 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 11 दे देते हैं। ठीक है, चूंकि सिंस डेल स्क्वायर 1/r की जो वैल्यू है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब के इक्विवेलेंट हैं, और फाइनली जो डेल स्क्वायर 1/r की वैल्यू होगी बच्चों, उसकी वैल्यू -4 पाई डेल क्यूब आर होगी। डिराक डेल्टा फंक्शन की ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर आप 12 दे देंगे। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से बात करते हैं तो डेल स्क्वायर वी की जो वैल्यू है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो आर डी टो, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और डेल स्क्वायर 1/r की जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4 पाई डेल क्यूब आर, डेल क्यूब आर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो डेल स्क्वायर वी की बात करते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे रो ऑफ आर, और यहाँ पे -4 पाई को बाहर निकाल लेते हैं, तो -4 पाई आपने लिख दिया, साथ में डेल क्यूब आर डीटो कुछ इस प्रकार से आपने लिख दिया। और आप ऑल स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, तो डेल क्यूब आर डीटो की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्लियर हो गया? एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करती है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट साथ में माइनस आ जाता है। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। और आप इस इक्वेशन को देख के कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो पाइसन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 12 हो जाएगी। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12, इट इज क्लियर फ्रॉम equation number 12, it is clear from equation number 12 that electrostatic potential, potential electrostatic potential satisfy Poisson's इक्वेशन। क्लियर है? तो इसे नोट कर लेते हैं बच्चों। नोट कीजिए।
तो नेक्स्ट क्लास में अपन बच्चों ग्रीन थ्योरम डिराइव करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे कि ग्रीन थ्योरम के क्या क्या यूजेस हैं। तो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। राधे राधे भाई।